जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। इसके पूर्व भी मैंने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग 16 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई जुडिशरी और लोअर डिवीज़न में मेंस में ये रखा गया है विषय, और हाई जुडिशरी के प्री और मेंस दोनों में विषय है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं विषयों का चर्चा करूंगा जिसका प्री या मेंस में पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है। तो आते हैं विषय पर। यह 8 अध्यायों में बटा है और इसमें 60 धाराएं हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि एक विकास क्षेत्र का कैसे अधिसूचना जारी किया जाता है और किस धारा में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और उन विकास क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के गठन के लिए किसके द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है और किस धारा में उसका गठन होता है। तो जब हम धारा 3 देखते हैं तो धारा 3 में कहा गया कि राज्य सरकार की राय में यदि लगता है कि किसी क्षेत्र का जो मतलब राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ये लगता है कि उसके एरिया में किसी एरिया को विकास योजना के लिए कोई विकास क्षेत्र घोषित करना है तो इस बात का राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकता है। तो ये बात धारा 3 में दिया गया है और जिस दिन से अधिसूचना जारी किया जाएगा उस दिन से वो विकास क्षेत्र मान लिया जाएगा, मतलब वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये इस एरिया को विकास क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का गठन कैसे होगा, तो इसके लिए धारा 4 बताता है कि राज्य सरकार उस विकास क्षेत्र में विकास के परियोजनों के लिए एक या अधिक विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है और इस बात का उद्घोषणा यानी कि राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है। तो अब राजपत्र में जो ही अधिसूचना जारी होता है धारा 4 के उपधारा 1 के तहत, तो ये मान लिया जाता है कि उस एरिया में जो विकास क्षेत्र है उस एरिया में उस विकास प्राधिकरण का गठन हो गया। अब उस विकास प्राधिकरण के गठन में कौन कौन मेंबर होंगे इसके बारे में उपधारा 3 बताता है। तो उसमें कुछ पदेन मेंबर होते हैं, कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ निर्वाचित किए जाते हैं, कुछ नामित किए जाते हैं। वैसे ही उपधारा 7 में है कि कुछ उसमें मेंबर होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे और चाहे उपधारा 7 हो या उपधारा 3 हो, यदि प्राधिकरण का गठन हो गया है तो उसको क्या पावर है इस बात का धारा 4 के उपधारा 2 में बताया गया है। तो ये कह रहा है कि प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नाम से निगमित निकाय होगा, यानी कि ये जो प्राधिकरण होगा ये कॉर्पोरेट बॉडी होगा। दूसरा ये कह रहा है कि जिसे जंगम एवं स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी। मतलब ये एक के बाद एक चलता रहेगा। विकास प्राधिकरण जब तक भंग नहीं कर दिया जाता है तब तक वो शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त करेगा, यानी कि जो उसमें जैसे जैसे पदेन लोग होंगे वो जो आएगा उस पद पे वो उसका मेंबर होता चला जाएगा और समय समय पे निर्वाचित होता चला जाएगा और जो उसके उपाध्यक्ष होंगे वो पूर्णकालिक होंगे। ये बात उपधारा 4 में दी गई है। तो अब उसके बाद ये कह रहा है कि वह उक्त नाम से वाद दाखिल करेगा और उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जा सकेगा। तो ये उपधारा 2 में धारा 4 की उपधारा 2 में ये बताया गया कि उसकी क्या शक्ति होगी। तो एक तो पहली बात कि वो निगमित निकाय होगा यानी कि कॉर्पोरेट बॉडी होगा। दूसरा ये कह रहा है कि उसको संपत्ति धारण करने का पावर होगा, यानी कि वो जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों धारित कर सकता है, उसको अर्जित कर सकता है या उसका व्ययन कर सकता है या उसका संविदा कर सकता है, और उसको उसके पास एक मोहर होगा और वो शाश्वत उत्तराधिकार के साथ मोहर प्राप्त करेगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है उपधारा 2 में कि उसको या तो वो किसी के ऊपर मुकदमा ला सकता है या उसके ऊपर मुकदमा लाया जा सकता है। तो इतनी शक्तियाँ होंगी। अब उपधारा 3 को देख लेते हैं हम लोग कि गठन कैसे होगा। तो 2 तरह के गठन की बात कही गई, एक उपधारा 7 में कहा गया है, एक उपधारा 3 में कहा गया है। उपधारा 3 में कह रहा है कि यदि कोई उत्तर प्रदेश का जो विकास क्षेत्र घोषित किया गया धारा 3 में, उस क्षेत्र में कोई नगर निगम आता है या नगर निगम का कोई भाग आता है, तो उस एरिया में यदि गठन किया जा रहा है विकास प्राधिकरण का तो उपधारा 3 लागू होगा। और इससे भिन्न कोई एरिया है यानी कि नगर निगम का कोई एरिया नहीं है
तो उसमें उपधारा 7 लागू होगा। अब देख लेते हैं हम लोग धारा 3 में कि किस प्रकार का उसमें गठन होगा, उसके मेंबर कौन होंगे। तो ये कह रहा है कि प्राधिकरण में उस विकास क्षेत्र के संबंध में जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित नगर का संपूर्ण या कोई भाग शामिल है, निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। इसमें ए से लेकर जे तक मेंबरों की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है ए में कि अध्यक्ष होगा एक, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। बी में कह रहा है कि एक उपाध्यक्ष होंगे जिसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा करेगी। और ये उपधारा 4 में इसके बारे में कहा गया है कि ये पूर्णकालिक होंगे। और उपधारा 5 में कहा गया है कि उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधियों से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होगा जैसे कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। मतलब जो गाइडलाइन दी गई है पूर्णकालिक के रूप में वो उपाध्यक्ष के लिए दी गई है। और उपाध्यक्ष के साथ में जब हम लोग आगे धारा 5 और कैपिटल 5A पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जो कर्मचारी होंगे प्राधिकरण के, ये सारे लोग उपाध्यक्ष को लेते हुए ये लोग उससे भारित जो निधि होगा यानी कि विकास प्राधिकरण का जो निधि होगा उस निधि से ये लोग अपना वेतन और भत्ता पाएंगे और जो शासित किया जाएगा नियमावली उससे ये शासित होंगे। अब सी में ये कह रहा है कि राज्य सरकार के उस विभाग का जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से संबद्ध कारोबार का संभार किया जा रहा है भार साधक सचिव पदेन। मतलब कि उस डिपार्टमेंट का जिसके द्वारा राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं जहां से विकास प्राधिकरण का कोई कारोबार का संभार किया जा रहा है तो उस डिपार्टमेंट का जो भारसाधक सचिव होगा वो पदेन यहाँ का भी मेंबर होगा, माने उस प्राधिकरण का भी मेंबर होगा। अब इसके बाद से डी कह रहा है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक सचिव पदेन होगा। उसके बाद से ई में कह रहा है कि मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश के भी जो है इसमें पदेन होंगे। उसके बाद से एफ में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जल पूर्ति एवं मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक पदेन होगा। उसके बाद से जी में कह रहा है कि कोई मुख्य नगर अधिकारी पदेन जो है वो भी इसका मेंबर होगा। एच में कह रहा है कि प्रत्येक जिले का जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है जिला मजिस्ट्रेट पदेन होगा, यानी कि जिस एरिया में वो आता है विकास प्राधिकरण तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो भी इसका पदेन मेंबर होगा। और इसके बाद से इतने तो पदेन होंगे। अब इसके बाद से निर्वाचन की बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि 4 सदस्य, ये आई में बता रहा है कि 4 सदस्य जिनका निर्वाचन उक्त नगर के जहां से वे स्वयं हैं नगर महापालिका के सभासदों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा। मतलब कि 4 सदस्य ऐसे चुने जाएंगे जो कि वहां के नगर में जो चुनाव होता है उसके जो मेंबर होंगे नगर महापालिका के उस मेंबर में से 4 लोगों को चुन करके इसका सदस्य बनाया जाएगा। और इसका आखिरी कह रहा है जे कि राज्य सरकार द्वारा 3 से अनधिक सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब 4 सदस्य तो निर्वाचित होंगे उस एरिया में जो महानगर पालिका है और 3 ऐसे सदस्य होंगे जिसको नाम निर्दिष्ट किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें ए से लेकर के जे तक प्राधिकरण के मेंबर होते हैं और उसमें भी ए से लेकर के एच तक जो मेंबर होंगे वो पदेन होंगे। उसके बाद से आई में जो बात कहा गया 4 मेंबर होंगे उनका निर्वाचन किया जाएगा और जे में कहा गया 3 मेंबर होंगे ऐसे जिसको राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगी। तो इस प्रकार से विकास प्राधिकरण का गठन होता है। अब ये जो गठन हो जाता है तो इसमें कह रहा है उपधारा 6 में हम लोग 4 और 5 का पहले ही उपधारा 4 और 5 का वर्णन कर चुके हैं। 4 में कहा गया है कि उपाध्यक्ष पूर्णकालिक होगा और उपधारा 5 में कहा गया है कि वेतन और भत्ते जो है उसी से प्राप्त किए जाएंगे जो विकास प्राधिकरण की निधि होगी। अब उपधारा 6 कह रहा है कि ये जो सी और डी वाले व्यक्ति हैं यानी कि कोई ऐसा जो भारसाधक सचिव था जिसके उस डिपार्टमेंट से विकास प्राधिकरण का कारोबार का संभार किया जा रहा था उसके बारे में। और उसके बाद से कह रहा है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक सचिव जो पदेन होगा। तो इन दोनों के विषय में ये कह रहा है धारा 6 कि बैठकों में वो अपने जगह पर विभाग के उप सचिव से निम्न किसी व्यक्ति को शामिल होने के लिए
आदेश दे सकते हैं। मतलब जब भी कभी बैठक होगी इन लोगों का विकास प्राधिकरण का जब भी कभी बैठक होता है तो उसमें अपने न शामिल होकर के जो सी और डी हम लोगों ने चर्चा किया है, जो भारसाधक उप सचिव भारसाधक होंगे वहाँ के, जिस डिपार्टमेंट से विकास प्राधिकरण का कारोबार किया जा रहा है, तो उसमें कह रहे कि उसके उप सचिव भी शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद से ये कह रहा है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग का कोई भारसाधक सचिव है तो वो अपने न जा करके अपने किसी उप सचिव को भी भेज सकता है। अब उसके बाद से ये कह रहा है ई के मामले में कि नगर नियोजक से अनिम्न श्रेणी का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है अपने स्थान पर उस बैठक में। और उसके बाद से एफ में बात कर रहा है कि एफ में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में अधीक्षण अभियंता से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा और ऐसे नियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा। तो ये बैठकों की बात हो गया उपधारा 6 में। अब उपधारा 7 जो है ये कह रहा है कि जो उपधारा 3 में नगर पालिका जो जहाँ एरिया है उससे भिन्न कोई अगर जो विकास क्षेत्र का एरिया है तो उसमें कितने मेंबर होंगे, तो उसके बारे में कह रहा है कि प्राधिकरण में अध्यक्ष को लेकर के, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के उसमें 5 से अन्यून और 11 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिसमें विकास क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले नगर पालिका परिषदों एवं अनुसूचित क्षेत्र समितियों से कम एक सदस्य शामिल है जो ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर धारण करेंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि जो धारा 3 में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया उससे भिन्न यदि किसी प्राधिकरण का गठन किया जाता है, मतलब उस एरिया से भिन्न एरिया के लिए, तो उसमें कितने सदस्य होंगे, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के कह रहे हैं कि 5 से अन्यून होंगे किंतु 11 से अधिक नहीं होंगे। और एक आदमी ऐसा होगा उसमें जो कि उस एरिया के नगर पालिका परिषद या अधिसूचित क्षेत्र समितियों में से कम एक सदस्य शामिल हो, मतलब उसमें से एक सदस्य उनको लेना ही लेना है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि परंतु यह कि उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त, मतलब उपाध्यक्ष हो या जो पदेन सदस्य हैं, अभी जो हमने पिछले उसमें चर्चा किया था, उनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति यानी कि निर्वाचित किए गए हों या नाम निर्दिष्ट किए गए हों अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और वो राज्य सरकार को इस्तीफा देगा संबोधित करके, और राज्य सरकार जब चाहे तब उनका इस्तीफा मंजूर कर सकती है। ये बात तो इसके प्रोविजन में दिया गया है उपधारा 7 के, लेकिन जो पदेन है उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अब उपधारा 8 कह रहा है कि प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्रवाई प्राधिकरण में किसी रिक्ति की विद्यमानता अथवा उसके गठन में किसी व्यतिक्रम के कारण अविद्यमान नहीं होगी। इसके कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए किसी सदस्य का रिक्ति हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो उस स्टेज में क्या कोई निर्णय लिया जाता है तो अविद्यमान हो जाएगा, तो कारण नहीं, वो रिक्ति होती रहेगी, उनकी रिक्ति पूर्ति होती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी कार्रवाई को करते रहेंगे। यानी कि पदेन हो चाहे वो निर्वाचित हो या नाम निर्दिष्ट किया गया हो राज्य सरकार द्वारा, जो मेंबर हैं इसके, वो किसी भी मेंबर की रिक्ति के कारण कोई निर्णय अविद्यमान नहीं हो जाएगा, यही उपधारा 8 कह रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धारा 3 में किस प्रकार से राज्य सरकार अपने किसी एरिया के विकास के प्रयोजन के लिए राजपत्र में विकसित क्षेत्र घोषित कर सकती है, विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। और धारा 4 में हम लोगों ने देखा उस विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के लिए गठन के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है कि कौन से विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और उपधारा 2 में हम लोगों ने देखा कि विकास प्राधिकरण को किस प्रकार की शक्ति होती है, यानी कि वो कॉर्पोरेट बॉडी होता है, वो संपत्ति अर्जित कर सकता है, बयान कर सकता है, संविदा कर सकता है, अपना खुद का मुहर होगा उसका और वो शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त करेगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि वो किसी के ऊपर मुकदमा भी कर सकता है या उसके ऊपर कोई मुकदमा करना चाहे तो कर सकता है, यानी कि वो कॉर्पोरेट बॉडी है। और धारा 3 में हम लोगों ने देखा कि इस विकास प्राधिकरण का गठन कैसे होगा, तो उसमें ये बताया गया है कि उपधारा 7 को छोड़ करके यदि गठन किया जा रहा है, यानी कि कोई नगर पालिका अधिनियम के तहत कोई नगर निगम का एरिया आता है, उसमें उस एरिया में यदि विकास प्राधिकरण का गठन करना है तो उसमें एक अध्यक्ष होंगे और एक जिसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, एक उपाध्यक्ष होंगे, वो भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कि उपधारा 4 के अनुसार पूर्णकालिक होंगे और इनके वेतन और भत्ते उपधारा 5 के अनुसार इनको मिलते रहेंगे। बाकी के लोग पदेन होंगे
तो पदेन में कौन कौन होगा उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के उस डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट से विकास प्राधिकरण द्वारा कारोबार किया जा रहा है तो उसका भारसाधक सचिव पदेन होगा। उसके बाद कह रहा है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग का कोई भारसाधक सचिव पदेन होगा। फिर उसके बाद से मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश का भारसाधक सचिव जो है पदेन होगा। उसके बाद से उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक पदेन होगा और साथ में मुख्य नगर अधिकारी भी पदेन होगा। और जिस एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एरिया पड़ता है जिसका प्राधिकरण का गठन किया जाना है वहाँ का डीएम भी इसका पदेन होगा। अब इसके बाद ये बात करता है कि 4 सदस्य ऐसे निर्वाचित किए जाएंगे जो उस एरिया के लोकल बॉडी से होंगे और 3 ऐसे सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो कि राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार इन लोगों को मिला करके एक विकास प्राधिकरण का गठन होगा और विकास प्राधिकरण का नाम भी दिया जाएगा। जैसे वाराणसी विकास प्राधिकरण हो गया, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण हो गया, गोरखपुर हो गया या लखनऊ विकास प्राधिकरण हो गया। तो इस प्रकार से उसको एक नाम दिया जाएगा जो कि उपधारा 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि निगमित निकाय होगा। और उपधारा 7 में बताया गया कि उपधारा 3 से भिन्न यदि कोई एरिया है उसमें विकास प्राधिकरण की बात होती है तो उसमें 5 से अन्यून यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के 5 से अन्यून और 11 से अधिक मेंबर को मिला करके गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे विकास एरिया घोषित किया जाता है, मैंने अधिसूचना द्वारा उसको जारी किया जाता है राज्य सरकार द्वारा धारा 3 में, और धारा 4 में विकास प्राधिकरण का गठन किया कैसे जाता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कृपया आप लोग डायरेक्ट जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।